देखिए, भारत में शिक्षा के विकास की बात करेंगे तो देश का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन? अबुल मौलाना कलाम। अबुल कलाम मौलाना आजाद। अबुल कलाम आजाद। बहुत सुंदर। भारत में प्रथम शिक्षा नीति की घोषणा कब की गई? 1968। 1968। बहुत सुंदर। भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? वुड डिस्पैच, चार्ल्स वुड डिस्पैच। वुड वुड डिस्पैच को डिस्पैच। कहते हैं। वुड डिस्पैच कब आया था? भारत सरकार के समक्ष वुड डिस्पैच को कब प्रस्तुत किया गया? 1854। 1854। 1854 में। बहुत सुंदर। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड लॉर्ड मैकाले। मैकाले। लॉर्ड मैकाले। बहुत सुंदर। ठीक है। शिक्षा का माध्यम में अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र कब प्रस्तुत किया गया? 1835 में। 1835। बहुत सुंदर। शिक्षा में 1835। सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन कब किया? हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882। बहुत सुंदर। सैडलर आयोग का गठन कब किया गया? सैडलर आयोग 1917। 1917। बहुत सुंदर। सैडलर आयोग 1917। मुक्त विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी सर्वप्रथम कहाँ खोली गई, क्या बताएंगे? इंग्लैंड। इंग्लैंड में। इंग्लैंड में। बहुत सुंदर। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर भीमराव डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय। स्थापना कब हुई थी? तो 1982 में। ठीक है। 1982। चले, 82। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इग्नू का मुख्यालय कहाँ है? हेड नई दिल्ली मुख्यालय में। नई दिल्ली में। इसकी स्थापना नई कब हुई थी? दिल्ली में इग्नू की स्थापना, ये मुक्त विश्वविद्यालय कब हुई थी? 1985। बहुत 85 सुंदर। में। 1985। 1985। यूजीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूजीसी का फुल फॉर्म? जैसे ग्रांट। इग्नू। इग्नू नहीं, अनुदान। सही बता रहे हैं अनु आप। ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1956 में। ठीक है। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी 61 राष्ट्रीय में। शैक्षणिक 1961। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988 में। 1988 में। ठीक है। भारतीय शिक्षा नीति 10+2+3, मतलब 10 साल, एक से लेकर 10वीं करने तक 10 साल, फिर 2 साल में हम लोग करेंगे इंटर, उसको इंटरमीडिएट कहते हैं, हायर सेकेंडरी भी बोलते हैं। उसके बाद चलेंगे स्नातक, स्नातक ग्रेजुएशन बोलते हैं, उसमें 3 साल तक। 10+2+3 का सुझाव किस कमीशन, किस आयोग ने दिया था? कोठारी कोठारी आयोग। आयोग। कोठारी आयोग। बहुत सुना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड नामक कार्यक्रम कब लागू हुआ, क्या बताएंगे या फिर नहीं बताएंगे? 1887। 87 से 1987 88 में। ठीक है। 87 केंद्रीय 88 अंग्रेजी में। एवं विदेशी भाषा संस्थान इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस कहाँ स्थित है, क्या बताएंगे? हैदराबाद। बिल्कुल। हैदराबाद विश्व में। भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई? 1921। 1921 में। 1921 में। किसके द्वारा की गई, क्या बताएंगे? किसके द्वारा की गई? रविन्द्रनाथ टैगोर। इसको रविन्द्रनाथ अभी हाल टैगोर। फिलहाल में क्या चीज का दर्जा दिया गया? अभी हाल फिलहाल में इसको क्या चीज का दर्जा दिया गया है? विश्व हेरिटेज का। लिविंग हेरिटेज दिया गया है ना लि, शायद इसको। हाँ, लिविंग हेरिटेज मिला है सर। शांति निकेतन को ना मिला है बिल्कुल सर? ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हम्म। शांति निकेतन को ना हाँ, मिला है सर? शांति निकेतन को, सॉरी, शांति निकेतन को मिला, इसको नहीं मिला। ठीक है। हाँ। शांति निकेतन को मिला। ठीक है। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन कब किया गया? 1902 में। 1902 में। ठीक है। आजादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्णन आयोग का गठन किया। ये कब हुआ था राधा कृष्णन आयोग? 48 1948। 49 में। 1948 में। ठीक है। भारत में सर्वप्रथम किस आईआईटी की स्थापना की गई? ठीक है। भारत का प्रथम आईआईटी कौन है, याद रखिएगा। खड़गपुर। खड़गपुर। ये आईआईटी खड़गपुर किस राज्य में पड़ता है? आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल। बंगाल। बिल्कुल वेस्ट बंगाल में पड़ता है। ठीक है। भारत का पहला आईआईटी था जिसकी स्थापना 1951 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1951 में 51 हुई में। थी इस आईआईटी की स्थापना। ठीक है। फर्स्ट आईआईटी है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चले, भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना कब हुई थी? रुड़की 47 में। 1847। 1847 में हो गई थी। भारत का आजादी से 100 वर्ष पहले। ये रुड़की किस राज्य में पड़ता है? रुड़की मध्य प्रदेश में। नहीं नहीं, उत्तराखंड नहीं। में। और कोई उत्तरा आदमी? उत्तराखंड में हिमाचल होगा। प्रदेश होगा। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। बहुत सुंदर। रुड़की नहीं, उत्तराखंड है ना हम्म। रुड़की। हाँ सर, उत्तराखंड उत्तराखंड। में। उत्तराखंड रुड़की सही है। ठीक है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1800 में। 1800 में। ठीक है। किसके शासनकाल में कोलकाता में किया गया था फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना? लॉर्ड लॉर्ड वेलेस्ली। वेलेस्ली।
भारतीय भाषा में ट्रेनिंग कहाँ पे दिया जाता था? इसी फोर्ट विलियम कॉलेज में उन लोग को भारतीय भाषा से अवगत कराया जाता था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? मोहम्मद अली जौहर। जामिया मिलिया इस्लामिया, ठीक है, मोहम्मद अली जौहर ने। ठीक है, और पूछेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो सर सैयद अहमद खान। क्या हो जाएंगे? सर सैयद अहमद खान। जामिया मिलिया इस्लामिया में सर सैयद अहमद खान मत कीजिएगा, ये किसने किया था? मोहम्मद अली जौहर ने किया था। ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम कब बना? ठीक है, एजुकेशन को फंडामेंटल राइट, ठीक है, कब दिया गया? 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल जामिया 2010 मिलिया को, दिल्ली ठीक में है। है ना सर? हाँ हाँ, जामिया दिल्ली मिलिया में है। बिल्कुल दिल्ली में है। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, बिल्कुल, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? तो 11 नवंबर को मनाते हैं। ठीक है, जो आई थिंक उनका जन्म भी है। ठीक है, इन्हीं का जन्म सर 11 नवंबर को होगा। ठीक है, प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद जी का जन्म 11 नवंबर का ही है। ठीक है, उन्हीं के जन्म दिवस के रूप में शिक्षा दिवस को मनाते हैं। ठीक है, 11 नवंबर को, एक बार चेक कर लीजिएगा। आप चलते हैं आगे, नोबेल प्राइज पढ़ेंगे। ठीक है, नोबेल प्राइज से प्रश्न बहुत आता है एग्जाम में। ठीक है, प्राइज के लिए चलिए नोबेल प्राइज के लिए शुरू कीजिए। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात करें तो स्वीडन के रसायनविद का नाम बताइए जिनके नाम से मतलब दिया जाता नोबेल प्राइज। क्या नाम था उनका? अल्फ्रेड नोबेल। क्या नाम था? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, उन्हीं के पुण्यतिथि की स्मृति पर इसे दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या चीज का आविष्कार किया था? डायनामाइट का। डायनामाइट का आविष्कार किया था। कब खोजा था अल्फ्रेड नोबेल ने? डायनामाइट का आविष्कार कब किया था? 1867 में किया था। कब किया था? 1867 में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में। 1901 में हुई। ठीक है, वितरण प्रतिवर्ष कितने तारीख को किया जाता है नोबेल पुरस्कार का वितरण? 10 दिसंबर को। बिल्कुल 10 दिसंबर के किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? स्कॉटहोम, स्कॉटहोम में, और साथ में ओस्लो में भी। ठीक है, सारा का सारा स्कॉटहोम में ही दिया जाता है, लेकिन एक नोबेल प्राइज ओस्लो में इकोनॉमिक्स का दिया जाता है। सॉरी, ओस्लो के नॉर्वे में। कौन सा नोबेल पुरस्कार? नहीं, शांति का। किसका दिया जाता है? शांति का। ओस्लो के नॉर्वे में कौन दिया जाता है? नहीं, इकोनॉमिक्स का सबसे बाद में ऐड हुआ। ठीक है, ओस्लो में, ठीक है, नॉर्वे ओस्लो में आपको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। बाकी सारे के सारे स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में दिया जाता है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ठीक है, ध्यान में रखेंगे 6 क्षेत्रों में। कौन कौन से 6 क्षेत्र? एक भौतिकी है, दूसरा रसायन है, तीसरा बायोलॉजी जिसको शरीर विज्ञान कहेंगे अथवा चिकित्सा, साहित्य में, शांति में एवं अर्थशास्त्र में। ये सारे के सारे 1901 से दिए जाते थे, लेकिन अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1969 से। कब से दिया जाता है? नहीं, 1969 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार, ठीक है, स्वीडिश बैंक, ठीक है, स्वेरिजेस, ध्यान में रखिए, इसको कौन सा बैंक देती है? तो स्वीडिश बैंक का नाम क्या है? स्वेरिजेस रिक्स बैंक। ठीक है, क्या नाम है उनका? स्वेरिजेस स्विस बैंक द्वारा अपनी 300 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया। लेकिन इसको सबसे पहले कब दिया गया? तो 1969 में दिया गया। आरंभ कब हुआ था? तो 1967 में आरंभ हुआ था, लेकिन सबसे पहले कब दिया गया? तो 1969 बार दिया गया। ठीक है, अब बात करेंगे किससे दिया गया, तो रैग्नर फ्रिश को दिया गया। किसने दिया था? रैग्नर फ्रिश को दिया गया था, जो कि नॉर्वे के थे। जैन टिन वर्जन को दिया गया था, जो कि हॉलैंड के थे। तो रैग्नर फ्रिश, और बात करेंगे जैन टिन वर्जन को सबसे पहली बार। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कौन सा नोबेल प्राइज, तो आपको ध्यान में रखना है इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज 1969 में दिया गया था, जिसकी घोषणा कब की गई थी? जिसकी घोषणा 1967 में की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाँ, 67 में घोषणा की गई, 1969 में दी गई। गड़बड़ क्यों कर रहे हो सौरभ? इधर का उधर मिक्स मत करो। हाँ सर, 67 में घोषणा की गई थी, 69 में मिला था सर। तो ये भी दूसरी जगह ना मिलता है सर, वो स्वीडन में मिलता है, ये तो कहाँ मिलता है? हॉलैंड में ना। अरे ये बोल तो दिया नहीं, सारा के सारा नोबेल प्राइज स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम में। केवल ओस्लो वाला जो है ना, ओस्लो में केवल शांति का देंगे। ठीक है, इसमें बैंक के द्वारा दिया जाता है। सारा का सारा नोबेल प्राइज जो दिया जाता है ना, तो इनके ये अल्फ्रेड नोबेल ने एक मतलब वो बनाया, संस्था जो बना था ना, उसके माध्यम से दिया जाता था। लेकिन ये वाला जो है ना, स्वीडिश बैंक के द्वारा दिया जाता है। ये बैंक के द्वारा दिए जाने वाला एकमात्र नोबेल प्राइज आपका क्या? इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज। ठीक है, समझ गए? बाकी सारे के सारे स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। कौन सा स्टॉकहोम में नहीं देते हैं? तो ओस्लो नॉर्वे वाला स्टॉकहोम में नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब वहां पे शांति का मिलता है। पीस वाला
अमर्त्य सेन को, हाँ पीस वाला अमर्त्य सेन को बात करेंगे तो 1998 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछेगा किसके द्वारा, ध्यान में रखेंगे किसके द्वारा दिया जाता है, तो ध्यान में रखेंगे तो मैंने अभी बताया था ना किस किस संस्था के द्वारा, स्वेरिजेस रिक्स बैंक के द्वारा देते हैं। अब अमर्त्य सेन को दिया गया था कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, किनके दिया था, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। अब देखेंगे नोबेल प्राइज को देने के लिए भी ना अलग अलग संस्था बना हुआ है। जैसे बात करेंगे द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन विज्ञान के लिए नोबेल प्राइज देता है, ठीक है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर की बात करेंगे तो साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देता है। स्वीडिश की बात करेंगे, एक मिनट, बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए, तथा नॉर्वे की संसद शांति के लिए। देखिए नॉर्वे की संसद जो है सबको शांति के लिए मतलब क्या देता है, तो नोबेल प्राइज देता है, जिसका नाम क्या है, स्टोटिंग। ध्यान में रख, क्या नाम है, स्टोटिंग नाम है, ठीक है। अब बैंक ऑफ स्वीडन की बात करेंगे तो अर्थशास्त्र के लिए आपको नोबेल प्राइज देता है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे क्या नाम है, तो क्लोरी क्या पढ़ेंगे इसको, क्लोरिन संका, ठीक है, कोरोनसिंका चिरोजिकल इंस्टीट्यूट स्वीडन, ये शरीर विज्ञान देता है, ठीक है। अब चलेंगे भारत में सबसे पहले नोबेल प्राइज किन्हें मिला, तो भारत या फिर पहले एशिया में, ठीक है, फर्स्ट एशिया, ओवरऑल प्रथम एशिया की बात करेंगे, संपूर्ण एशिया और भारत की बात करेंगे तो सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में, ठीक है, गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। बात करेंगे नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो क्या बताएंगे, मदर टेरेसा जी। तो मदर टेरेसा कौन हो जाएगी, एक मिनट, मदर टेरेसा का नाम याद रखेंगे, किनका नाम याद रखेंगे, मदर टेरेसा का नाम याद रखें। कब दिया गया था मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज, 1979। अब इनको मतलब भारत रत्न कब दिया गया था मदर टेरेसा को, तो 1980 में भारत रत्न, 1979 में नोबेल प्राइज, ठीक है। ध्यान में रखें नोबेल प्राइज के 1 साल के बाद इनको भारत रत्न दिया गया, ठीक है। चलिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम की बात करेंगे तो एकमात्र मुस्लिम की बात करें प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम की बात करें प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे, ठीक है। ये अब्दुल कलाम राष्ट्रपति नहीं है, दूसरे अब्दुल कलाम है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय की बात करेंगे तो सीवी रमन जो था, रमन इफेक्ट के लिए 1930 में इनको दिया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बात करें नोबेल पुरस्कार की बात करेंगे 2019 के तहत, 2019 की डाटा के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है। कितना दिया जाता है, तो 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, जो कि लगभग 7.11 करोड़ के बराबर होती है। बिल्कुल ठीक है, मतलब 7 करोड़ 11 लाख के बराबर होता है ये राशि, ध्यान में रखेंगे। अब बात के नोबेल पुरस्कार कब से कब तक नहीं दिया गया, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे शुरुआत जब से होती है तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक आप देखोगे नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था, ठीक है। ये डाटा आप याद रख सकते हैं, नोबेल प्राइज कब नहीं दी गई, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल प्राइज नहीं दिया गया, ठीक है। चलिए नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली महिला की बात करेंगे, ओवरऑल पूरे विश्व में पहली महिला, भारत में तो अपना हमारा मदर टेरेसा है, विश्व में कौन है, मैडम क्यूरी, कौन हो जाएगी, मैडम क्यूरी, ठीक है। इन्होंने कब मिला था, 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज के लिए इनको दिया गया था। फिर इनको तो 1903 में 1911 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। 2 सब्जेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था इनको, केमिस्ट्री और फिजिक्स मिलता है, ठीक है। 1 मिनट में फोन रिसीव कर रहा हूं।
कोई अदर पर्सन कुछ पूछिए, फिर सर आएंगे तो फिर पढ़ाएंगे। ठीक है। मदर टेरेसा किस देश से बिलोंग करती थी? इंडियन थी। मदर टेरेसा किस देश से बिलोंग करती थी, कोई बता सकता है? अल्बानिया NRI थी। हाँ, मैसिडोनिया की थी। चलिए ठीक है, तो कॉल आ गई थी। चलिए, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया, नोबेल प्राइज पाने वाली प्रथम महिला की बात करें, मैडम क्यूरी थी। उनको 1903 में भी दिया गया था, 1911 में भी दिया गया। 2 सब्जेक्ट के लिए नोबेल प्राइज मिला था, और पति पत्नी दोनों को भी नोबेल प्राइज इनको मिला हुआ है। ठीक है, नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में कितने से अधिक व्यक्ति को साथ में नहीं दिया जा सकता है। ठीक है, तो 3 से ज्यादा व्यक्ति को, बिल्कुल ठीक है, मैक्सिमम 3 व्यक्ति को एक साथ नोबेल प्राइज दिया जा सकता है, उससे ज्यादा को नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अब तक केवल 2 व्यक्ति को मरणोपरांत ही नोबेल प्राइज मिला, मतलब मरने के बाद नोबेल प्राइज देने की प्रथा जो थी उसको बंद कर दी गई है। केवल 2 व्यक्ति को मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिला है। इसका नाम मुझे याद नहीं, गूगल करेंगे तो नाम पता चल जाएंगे। ठीक है, चलिए बात करें, 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नियम कब से बना? 1974 में नियम बना, उससे पहले 2 व्यक्ति को मतलब नोबेल प्राइज दे दिया गया था। ठीक है, सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है। ठीक है, जो कि तालिबानियों से महिला शिक्षा के लिए लड़ी थी, 17 वर्ष की थी। ठीक है जी, 2014 में इसको शांति का नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन भारत के भी एक व्यक्ति को मिला था। उस व्यक्ति का नाम बताए जो कि इनके साथ नोबेल प्राइज शेयर किया था। क्या नाम था? कैलाश सत्यार्थी का एक NGO है। ठीक है, कौन सा NGO है जो कि बच्चों के लिए लड़ती है? ये महिला है, माला यूसुफजई। बचपन बचाओ, क्या नाम है आंदोलन का? यूसुफजई नहीं है, यूसुफजई है। यूसुफजई है। हाँ, बचपन बचाओ आंदोलन। किसका बचपन बचाओ आंदोलन? कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, ठीक है, इन्हीं के लिए, कैलाश सत्यार्थी को बचपन बचाओ आंदोलन के लिए, ठीक है, मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में शांति का नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, याद रखे, भूले नहीं सभी लोग, इसे इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए अब हम जो है चलेंगे, थोड़ा सा क्या प्रश्न को लेंगे, तो थोड़ा सा नरेगा में मनरेगा से प्रश्न को लेंगे। ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ बेसिक करवा रहा हूँ, जो कि बेसिक आपका अच्छा हो जाएगा ना, तो फिर मुझे डिटेल से कराने में अच्छा रहेगा। वैसे तो उधर लूसेंट आपका कवर करवा ही रहा है। ठीक है, नरेगा की बात करेंगे। नरेगा का सबसे पहले फुल फॉर्म बताइए। नरेगा का फुल फॉर्म पूछता है, क्या बताएंगे? पढ़िए तो जरा, क्या लिखा हुआ है? रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। बहुत सुंदर, ठीक है। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी नरेगा एक्ट में क्या लगा देंगे? मॉ लगा देंगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? ये मनरेगा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो मनरेगा। तो मनरेगा में M का मतलब क्या होगा? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये 25 अगस्त 2005 को, ठीक है, संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुरुआत की बात करेंगे तो इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के द्वारा आंध्र प्रदेश के, ठीक, अनंतपुर जिले के, ठीक है, बदलापल्ली गांव में हुआ। किस गांव में इसकी शुरुआत हुई? राष्ट्रीय ग्राम गारंटी, राष्ट्रीय, ठीक है, जिसको हम राष्ट्रीय बात करेंगे, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण, जिसको हम लोग नरेगा बोलते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ पे हुई? तो 2006 में इसकी शुरुआत हुई बदलापल्ली गांव में हुई थी। कहाँ पे शुरुआत हुई थी? तो बदलापल्ली गांव में हुई थी। बदलापल्ली कहाँ का गांव है? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, आंध्र प्रदेश का गांव है। देखिए 2005 में मतलब ये आया था, योजना कब आया था? 2005 में आया था, लेकिन इसकी शुरुआत पहली बार 2006 में किया गया, और बाद में जाके इसका नाम नरेगा से बदल के इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नरेगा से मनरेगा नाम परिवर्तन कब हुआ? तो ध्यान में रखेंगे 2009 को। ठीक है, कब हुआ? 2009 को। ठीक है, ध्यान रखें 2009, तो 2 अक्टूबर 2009 को मतलब क्या हुआ? इसका नाम जो था परिवर्तन हो गया। 1 मिनट, नीचे कुछ लोग आए हैं, तो नाम परिवर्तन कब हो गया? ध्यान में रखेंगे तो 2009 को जो था इसका नाम जो है परिवर्तन कर दिया। क्या नाम परिवर्तन करके रखा गया? मनरेगा। बिल्कुल ठीक है, तो इसका नाम मनरेगा रखा गया। ठीक है, पहले इसका नाम क्या? नरेगा था। ठीक है, नरेगा को सबसे पहले बार इंट्रोड्यूस कब किया गया? 2006। बिल्कुल ठीक है, ध्यान में रखेंगे 2006 में इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ध्यान में रखें। अब चलते हैं, अब चलेंगे नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार, ठीक है, किसने किया था? जीन ब्रेंज ने किया था। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार किसने? जीन
ड्रेंज ने किया था, जो कि बेल्जियम के थे। इसको आपको ध्यान में रखेंगे। इस योजना के तहत मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे रह रहे लोगों के न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना होता है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होंगे। ठीक है, तो अगर राज्य अगर चाहेगा तो 100 दिन से भी अधिक दिनों तक मतलब लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकता है, लेकिन कम से कम 100 दिनों की रोजगार की गारंटी देनी पड़ेगी, जिसमें महिलाओं की सहभागिता कितनी होनी चाहिए, 33% होनी चाहिए। ठीक है, अब नरेगा और मनरेगा जैसे सब्जेक्ट को डीपीएसपी के अंतर्गत शामिल किया गया है। ठीक है, डीपीएसपी समझते हैं ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या फिर तत्व कहते हैं। ठीक है, चलिए आप देखें, 15 दिन के अंदर रोजगार न मिलने पे बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। ठीक है, अगर मान लीजिए 15 दिन के अंदर रोजगार नहीं मिला तो इसके अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता देने का क्या है, प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर जाने पर 10% अधिक मजदूरी मिलेगी। ठीक है, मनरेगा या फिर नरेगा में बात करें तो मनरेगा ही लेते हैं, मतलब बोला जो निवास स्थान के 5 किलोमीटर के अंदर में क्या देना है, तो रोजगार देना है। ठीक है, अगर आपको जाना पड़ेगा तो उसके तो जितना मजदूरी आपको दी जाएगी ना, उसमें से 10% अधिक आपको दिया जाएगा। आप बोलेंगे सर मजदूरी क्या दिया जाता है, तो ये कोई फिक्स नहीं है, विभिन्न राज्यों में अधिकतम मजदूरी अलग अलग मजदूरी है। जैसे राजस्थान में कुछ और, हरियाणा में आई थिंक अधिकतम दिया जाता है 375 रुपया के आसपास है, लेकिन साथ 250 रुपया से साथ कम नहीं है। ठीक है, अप्रोक्स में। ठीक है, इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिन का काम शामिल है, मतलब 7 घंटे काम करवाना है। ठीक है, सप्ताह में 6 दिन देना है। ठीक है, प्रथम चरण की शुरुआत की बात करेंगे 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिलों तथा द्वितीय चरण 2007 से 8 के जिले के, ठीक है, 130 जिलों को शामिल किया गया। ठीक है, तीसरा चरण 8 से अब तक चल रहा है। तीसरा चरण कब से चल रहा है, 8 से 2008 से लेकर अब तक चल रहा है। 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिलों में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, वर्तमान में बात करेंगे तो देश के 641 जिलों में योजना जो है मतलब लागू है। कब से लागू है, तो तीसरा चरण 2008 से लागू हुआ था, उसी समय से देश के 641 जिलों में योजना को लागू किया गया है। ठीक है, वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया। गांव में जितनी भी ग्रामीण रोजगार योजनाएं चल रही थी, सारे योजनाओं का मतलब क्या कर दिया गया, इसमें विलय कर दिया गया। ठीक है, अगर पूछेगा मनरेगा जो है किस मंत्रालय के अधीन काम करती है, तो इस योजना का क्रियान्वयन, ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन किया जाता है। किसके द्वारा, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन किया जाता है। ठीक है, इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90-10 के अनुपात में वित्तीय सहायता दी जाती है। ठीक है, तो केंद्र सरकार 90% देती है, राज्य सरकार मात्र 10% देती है। ठीक है, तो 90-10 मतलब जो वित्तीय सहयोग जो दी जाती है, मजदूरों को जो पैसा मिलेगा, मान लो मजदूरों के 1000 रुपया अगर बाय द वे अगर मिल रहा है, ठीक है, तो 900 रुपया केंद्र सरकार देगी, या 100 रुपया मतलब क्या देगी, मात्र राज्य सरकार देगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं 90-10 का अनुपात। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी के सामग्री पे राशि, बिल्कुल ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि का वे का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पे ये सुनना कर केंद्र राज्य सरकार हो। ठीक, इस योजना में जो खर्च जो होगा ना, उसमें राज्य सरकार केंद्र सरकार का ये अनुपात है। लेकिन अगर बात करेंगे मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि का वे की बात करेंगे तो 60-40 का रेशियो रहेगा। 60 केंद्र सरकार का, 40 की बात करेंगे तो राज्य सरकार का। मनरेगा का गठन जो हुआ था किस कमिटी के अनुशंसा पे हुआ था, जैसे आप लोग कोठारी में क्या पढ़े थे, तो 10+2+ जो शिक्षा नीति जो है वो कोठारी आयोग था, उसी तरह मनरेगा का गठन की बात करेंगे। एक कमिटी जिसका नाम है मिहिर शाह कमेटी। कौन सा कमेटी, कमेटी के नाम पर ये कमेटी बहुत एग्जाम में पूछता है, कौन सा कमेटी है, तो मिहिर शाह कमेटी। कौन सा कमेटी है, मिहिर शाह कमेटी, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ, मिहिर शाह कमेटी जो इसका संबंध किससे, तो मनरेगा से संबंध है। ठीक है, अगर बात करें वर्ष 2015 में क्या होता है, तो वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को, ठीक है, वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। ठीक है, तो वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर पे सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा है। ठीक है, ध्यान में क्या कहा है, तो सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा गया है। ठीक है, ध्यान में आपको ये रखना है। ठीक है, याद रहेगा कि भूल जाएंगे। ठीक है, चलिए, मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्त करता परिवार है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत से ही संचालन किया जाता मनरेगा का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब मैं आप बात करूं मनरेगा कितने चरण में चल रहा है, कितना चरण मनरेगा का मैंने आपको बताया, 3 चरण। ठीक है, मनरेगा का तीसरा का चरण कब से प्रारंभ हुआ था,
2008 2008 से। मनरेगा को लगभग कितने जिलों में लागू कर दिया गया है? डाटा थोड़ा इधर उधर हो सकता है। 641 जिला में, ठीक है। नरेगा का 700 नाम कुछ जिला है ना बदलकर सर देश में। हाँ, तो 641 जिला में लागू है मनरेगा, ठीक है। और लगभग अप्रोक्स में कुछ जिला छूटा होगा, ठीक है। पहाड़ी इलाके में नहीं लागू। पहाड़ी इलाका में कौन मनरेगा का कौन काम चलेगा? सड़क बन सकता है, नाला बन सकता है, पहाड़ी इलाके में नहीं बन सकता है ना, ठीक है। आप देखिए मनरेगा का नाम नरेगा का नाम मनरेगा बदलकर कब रखा गया? 2009 में। 2009 रखेंगे, ठीक है। 2 चलिए अक्टूबर अब हम 2009। चलेंगे, बिल्कुल 2 अक्टूबर 2009 से, ठीक है। ये सब प्रश्न एग्जाम में आने की संभावना रहेगी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहते हैं? लॉर्ड मैकाले ने। नहीं, भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता किसे कहते हैं? नहीं, विलियम बेंटिक लिया होगा, एक मिनट। ये मैकाले ने तो अंग्रेजी शिक्षा का बोलते हैं ना, आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता इसी को कहते हैं, ठीक है। नरेगा को भारतीय संसद के द्वारा कब पारित किया गया? 25 अगस्त 2005। अगस्त 2005 को, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, ठीक है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड मैकाले। क्या है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत, बहुत सुंदर, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की आविष्कार कब की? 1867। इसके पुण्यतिथि पे उनकी याद में दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल। 1901 से। कितने घंटे के कार्य करने का प्रावधान किया गया है? 7 घंटे। कुछ के 8 घंटा मत कर दीजिएगा, क्योंकि 8 घंटा जनरली काम होता है, 7 घंटा का ही है, ठीक है। और 7 का नोबेल प्राइज पहली बार किस वर्ष दिया गया था? 67 में। 1967 दिया गया था, लिखा हुआ ना, घोषणा हुआ था 67 में। बार बार समझा रहे, समझ में नहीं आ रही है बात। एक ही बात को बार बार समझा रहे। 67 में घोषणा किया था, दिया गया था 69 में पहली बार। डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा नरेगा का उद्घाटन कब किया गया? 2009 में। 2009 में। 2 फरवरी 2006। नरेगा का 2006 में किया था ना, तमिलनाडु में। कब किया था? 9 में किया था, 6 में? 6 में। कितना नंबर प्रश्न है ये? सर नरेगा तो 2006 में हुआ, मनरेगा 2009 में हुआ। मनरेगा 2000, ठीक है। कहा गया यार? ठीक है आंसर सर। मिला लेता हूँ। 2006 सही होना चाहिए। 9 का क्या लिया है? मनरेगा होगा वो। सी। 9 का सी। 9 का सी, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। 2006, ठीक है। कहाँ पे किया था? बेद्दापल्ली। कहाँ पे गांव था ये? कहाँ का गांव था ये? तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश का था। आंध्र प्रदेश। सॉरी, भारत में पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? पहली शिक्षा नीति भारत में 1968 में। 1968। मनरेगा के तहत कितने किलोमीटर के अंतर्गत रोजगार देने का प्रावधान है? 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर से दूर जाकर अगर किसी को काम देंगे तो क्या करना पड़ेगा? पैसा एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा। इस साथ एक्स्ट्रा भुगतान करना पड़ेगा, ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल किस देश के निवासी थे? स्वीडन के थे। नीति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 61 में। 1961 है। नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया? 1913। बहुत सुंदर, ठीक है। मनरेगा योजना के क्रियान्वयन कौन सा मंत्रालय करती है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम एशियाई कौन थे? नहीं, रविन्द्र टैगोर प्रथम एशियाई, प्रथम भारत भी। भारत में पहली आईआईटी की स्थापना 1951 में कहाँ पे की गई थी? खड़गपुर। नाम बदलकर मनरेगा कब किया गया? 2009 में। 2 अक्टूबर 2009। मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार कब मिला? मदर टेरेसा का नोबेल पुरस्कार 1979। बी ऑप्शन होगा। बी ऑप्शन। हाँ। विश्वविद्यालय अनुदान कमीशन की स्थापना कब की गई? 1956। 1956। मनरेगा का गठन किस कमेटी के आधार पर किया गया? मिहिर शाह कमेटी। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय? सीवी रविन्द्रनाथ टैगोर।
रखेंगे। नोबेल पुरस्कार का प्रथम भारतीय कौन? सीवी रमन बोल रहा है, पिटाई लगेगी। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगर पूछेगा विज्ञान के क्षेत्र में, अगर आपसे पूछेंगे विज्ञान के क्षेत्र में, देन सीवी रमन। ठीक है। अगर पूछेंगे इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में तो अमर्त्य सेन, पूछेंगे शांति के क्षेत्र में तो मदर टेरेसा। ठीक है। और पूछेंगे साहित्य के क्षेत्र में तो रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। चलिए, मनरेगा योजना के तहत किस वर्ष सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया? 2008 में। 2008 में 2008 में किया गया था। इसका देख लेता हूँ इसे। देखिए ठीक है, बहुत अच्छे। 2008 इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, क्या बताएंगे? 6 क्षेत्रों में। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है। शिक्षा में सुधार के लिए हंटर आयोग की स्थापना किसके शासनकाल में? हंटर आयोग कब आई थी, पहले ये बताइए। हंटर आयोग 1919 से 82 में आया था। 1882 में किसका काम? रिपन का कार्यकाल होगा। ठीक है, इसलिए बोलते हैं। एक आया था आपका 1927 में, कौन सा आया था? 1927 में 17 में, सॉरी, शिक्षा से संबंधित सैडलर। सैडलर के समय में कौन हो जाएगा? कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, 17 में कैंगिंग होगा। हाँ, यही पढ़ते हैं। सटलर में कैंगिंग क्या करने आएगा? 17 में चेम्सफोर्ड हो जाएगा। 17 में चेम्सफोर्ड। आगे चलेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे। अगर मान लीजिए रोजगार, अगर यहाँ पे नीचे के प्रश्न छूट गया है, उसको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे प्रश्न है क्या? मनरेगा के तहत 15 दिनों के अंदर अगर रोजगार अगर नहीं मिलेगा, ठीक है, बाई अगर रोजगार अगर नहीं मिला, बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारी भत्ता देनी होगी। क्या देनी होगी? बेरोजगारी भत्ता देनी होगी। ठीक है। डॉक्टर अमर्त्य सेन को किस पर अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया, क्या बताएंगे? 1998। किसके लिए दिया गया? किसके लिए दिया गया? अर्थशास्त्र के लिए, एथिक्स के लिए। बहुत सारा होता है। कल्याण अर्थशास्त्र, एग्जाम में थोड़ा आजकल डिटेल्स में पूछने लगा है। कौन सा? कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नरेगा का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पे किया? अभी जस्ट बताया है। बदलापल्ली गाँव, बंदलापल्ली गाँव कहाँ पे पड़ता है? बंदलापल्ली गाँव कहाँ पे है? ठीक है, बहुत सुंदर। विश्व भारती विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। कितने व्यक्ति को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया जा सकता है? 3 या 5। 3। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मागना काटा किसे कहा जाता है? फूड डिस्पैच। 13 में, 54 में। ठीक है, 1854 में। ठीक है। चलिए, नोबेल पुरस्कार विजेता प्रथम महिला की बात करेंगे। कौन थी प्रथम महिला? मैडम क्यूरी। ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा पद्धति कब लागू की? 1835। रखेंगे। विज्ञान के क्षेत्र में पहली बार किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार दिया गया? सीवी रमन। हाँ, सीवी रमन को। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किस वर्ष लागू किया गया? 1835 में होगा। पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1901 में 10+2+3। अरे माइक इनका एक हो रहा। भारत में 10+2+3 का सुझाव किसने दिया पहली बार? कोठारी आयोग। क्या था नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष? 10 दिसंबर। 10 दिसंबर। केंद्र तथा राज्य सरकारें का मध्य कितने का अनुपात होता है? 90/10। है। चलिए, आप बताएंगे। पूर्ण राज्य के दर्जा जो होता है सर, उसमें भी सर ऐसे ही वहन करता है ना गवर्नमेंट? पूर्ण राज्य के दर्जा में, हाँ, नहीं, सेंट्रल के द्वारा जो फंड जो मिलता है ना, तो विशेष फंड मिलना शुरू हो जाता है सेंट्रल से। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं, विशेष राज्य का दर्जा। क्या उल्टा? विशेष राज्य का दर्जा। ठीक है, पूर्ण राज्य क्या होता है? विशेष राज्य का दर्जा। सभी राज्य को इसी रेशो में मिलता नहीं, हम मनरेगा का यही राशि रहेगा, मनरेगा का यही राशि रहेगा, यही रेशियो रहेगा। लेकिन जब विशेष राज्य का दर्जा जब मिल जाएगा ना, तो राज्यों को मिलने वाला फंड जो होता है, उसमें मतलब कुछ अधिक पैसा मिलना शुरू होता है। आप चलते हैं आगे, देखेंगे। विशेष राज्य के दर्जा में अनुपात घट बढ़ जाता है, बात ध्यान रखिएगा। 90:10 का। बिल्कुल, 90:10 का घटता बढ़ता है उसमें। हाँ,
आप चलेंगे भारत में मुद्रा प्रणाली, ठीक है। भारत में मुद्रा प्रणाली पढ़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले देखिए भारतीय मौद्रिक व्यवस्था की इकाई क्या है, तो रुपया होता है। क्या होता है? रुपया होता है, ठीक है। रुपया। आरबीआई ने मौद्रिक नीति की बात करें तो नीति का दस्तावेज है जो कि आरबीआई का क्या है, मौद्रिक नीति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। रुपया नामक सिक्का को सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस की बात करेंगे तो शेरशाह सूरी ने किया था। कब किया था? 1542। 1542 में किया था, ठीक है। आपको ये ध्यान में रखना है, बिल्कुल। अगर बात करेंगे तो भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा की बात करेंगे तो चलन जो था कब हुआ था? 1806 में हुआ था। लेकिन कागजी मुद्रा करेंसी की बात करेंगे तो चलन 1862 में हुआ था, ठीक है। करेंसी का चलन कब हुआ था भारत में? तो 1862 में, ठीक है। 1862 में किसकी शासनकाल रही होगी? 1862 में गवर्नर कौन हो जाएगा? कैनिंग। वो याद? कैनिंग कब से कब तक था? 56 से 62। बिल्कुल ठीक है। बात करेंगे पूरा नाम की बात करेंगे तो उसका नाम है चार्ल्स विस्काउंट कैनिंग जो होता है, पूरा नाम है, ठीक है। 1862 में हुई था, ठीक है। भारत में दशमलव प्रणाली की शुरुआत की बात करें तो 1957 में होता है। देखिए भारत में मुद्रा का अवमूलन कब हुआ है, ठीक है। मुद्रा का अवमूलन, नोटबंदी, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, दोनों का मतलब अलग अलग है, ठीक है। मुद्रा का अवमूलन कब होता है? जिसका मतलब क्या होता है? अपने मुद्रा का, करेंसी का वैल्यू को गिरा लेना। क्या करना? माइक पहले बंद कीजिए तो थोड़ा समझा देता हूँ मुद्रा का अवमूलन कब होता है, ठीक है। देखेंगे जैसे मुद्रा का अवमूलन जो होता है इसमें अपने करेंसी का वैल्यू गिरा लेना। जैसे मान लीजिए अभी डॉलर जो है, ठीक है, $1 बराबर कितना है? मान लीजिए $1 बराबर बोले 85 रुपया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? अपने मुद्रा के वैल्यू को गिरा के $1 बराबर कर देंगे कितना? 90 रुपया कर देंगे, ठीक है। तो अपने करेंसी का वैल्यू को हम गिरा लिए। तो हमारे यहाँ जब अपनी करेंसी के वैल्यू को गिराएंगे तो विदेशी व्यापार खुद ब खुद मतलब क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि भारत से चीजें मतलब क्या मिलने पड़ेगी? सस्ता मिलने पड़ेगी। जैसे मान लीजिए भारत में कोई विदेशी व्यक्ति आता है तो मतलब उसको अगर 850 रुपया का अगर उसको रूम लेना है तो 850 रुपया का रूम लेने के लिए उसको $10 देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रूम का वैल्यू 850 रुपया है। लेकिन अब रूम का वैल्यू अगर 850 रुपया है लेकिन $1 के बराबर अगर 90 रुपया अगर हो गया है तो पूरा उसको $10 तो नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। लगभग $9 में उसका अप्रॉक्स में काम चल जाएगा, $9 पॉइंट समथिंग। तो इसी को बोलते हैं मुद्रा का अवमूलन, जब डॉलर के मुकाबले अपने मुद्रा का वैल्यू को गिरा लेते। तो ऐसा कब हुआ? 3 बार हुआ है, ठीक है। ऐसा कब हुआ है? 3 बार हुआ। आखिरी बार की बात करें 1951 में होगा, जब हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अधिक तक खराब हो गई थी। हम लोगों ने एलपीजी को अपनाया था। कब अपनाया था? क्या चीज को अपनाया था? तो एलपीजी को जब हमने अपनाया था तो उस समय हमने मतलब क्या किया था? तो इसको मतलब मुद्रा का वैल्यू को आखिरी बार 1991 में गिराया था, ठीक है। जिस समय देश के प्रधानमंत्री की बात करेंगे, अरे क्या हुआ? बिल्कुल ठीक है। देश के प्रधानमंत्री कौन हो जाएंगे उस समय? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह होंगे देश के प्रधानमंत्री। वाह क्या बात है, महान आदमी है आप लोग, ठीक है। पीवी नरसिम्हा राव कौन हो जाएंगे? पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है। 1991 बोल रहा हूँ, उसे नहीं समझ में आ रहा है। 1991 में वित्त मंत्री हो जाएंगे मनमोहन सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे आखिरी बार मुद्रा का उन्मूलन किया गया था, ठीक है। अब यहाँ पे मुद्रा का उन्मूलन समझ गया। नोटबंदी दूसरा चीज है, ठीक है। नोटबंदी का कहने का मतलब है जिस दिन नोटबंदी किया जाएगा और जिस भी नोट को बंद किया जाएगा उस दिन से वह नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, मतलब उस नोट से आप किसी भी तरह का खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। अब मुद्रा का उन्मूलन बिल्कुल भी डिफरेंट थिंग्स होता है। भारत में सिक्कों की बात करेंगे, टकसाल, टकसाल में सिक्का को ढाला जाता है। कहाँ कहाँ पे? मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, नोएडा में है, ठीक है। ये सारे के सारे टकसाल जो मुंबई और हैदराबाद का टकसाल जो कि आजादी से पहले के है, ठीक है। कब के है? तो आजादी से पहले के ये टकसाल है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन बात करते हैं कोलकाता वाला टकसाल और नोएडा वाला टकसाल जो आजादी का बात का है, ठीक है। तो 4 जगह पे देश में टकसाल है। पूछ देता है इनमें से किस स्थान पे भारत में टकसाल को स्थापित नहीं किया गया है, तो क्या बताएंगे? सारा ऑप्शन याद रखिए, कौन कहाँ पे है उसको याद रखिए, ठीक है। तो मुंबई में है, हैदराबाद में है, कोलकाता में है, नोएडा में है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। तो आज एक परम आईएएस के मतलब एक लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर बने परम आईएएस के क्लास प्रोग्राम से, तो उनका 7:30 बजे पॉडकास्टिंग है। तो अगर आना चाहते हैं तो ग्रुप में लिंक डाला हुआ है, ठीक है, आ सकते हैं। परम आईएएस में पूछ सकते हैं उनसे आगे की तैयारी किस प्रकार से करनी है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी आप उनसे ले सकते हैं। 7:30 बजे तो मैं 7:20 में क्लास को एंड कर दूंगा, फिर वहां पे रहूंगा, तो आप लोग भी आ सकते हैं, ठीक है। अपने जो डाउट्स है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो भारत में सिक्कों तत्काल की बात करेंगे, मुंबई, हैदराबाद और कोलकाता, नोएडा में आपको देखने को मिलता है।
आप देखेंगे यहाँ पे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया और 500 रुपये के नोट करेंसी बात करेंगे नासिक महाराष्ट्र में छपती है। कहाँ पे छपती है? तो नासिक महाराष्ट्र में देखेंगे 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया का मूल्य के जो नोट करेंसी है नासिक महाराष्ट्र में छपती है। ठीक है। देवास आपको पड़ता है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे पड़ता है देवास? मध्य प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? देवास मध्य प्रदेश में पड़ता है। और वहां पे जो बैंक नोट प्रेस जो है वहां पे 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया मूल्य वर्ग के नोट छपती है। ठीक है। 10 रुपया का नहीं छपता है। ठीक है। अगर पूछेगा देवास मध्य प्रदेश में 10 रुपया का नोट नहीं छपता है, बाकी सबके सब वहां पर भी छपता है। ठीक है। बैंक और करेंसी नोट कागज तथा नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर की छपाई का प्रयोग होने वाला कागज का उत्पादन कहाँ पे होता है? जैसे आप देखेंगे बैंक और करेंसी नोट में जो कागज का जो प्रयोग होता है, ठीक है, तो मामूली कागज थोड़ी ना रहता, नहीं तो सब छापना शुरू कर देगा। नॉन जुडिशियली स्टाम्प पेपर जो होता है, जो कि कोर्ट वगैरह में आप देखते होंगे, उसका जो कागज जो बनता है उसका उत्पादन होता है सिक्योरिटी पेपर मिल होशंगाबाद मध्य प्रदेश में होता है। 1 रुपए के नोट और उनसे कम राशि के करेंसी सिक्के वित्त मंत्रालय द्वारा, जबकि ठीक है 1 रुपया, ठीक है 1 रुपया उससे कम 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा का जो सिक्का जो चलेगा वो वित्त मंत्रालय के द्वारा, जबकि 1 रुपए से अधिक के राशि का नोट आरबीआई के द्वारा जारी किया जाता है। इसीलिए पूछा जाता है 1 रुपये का जो मतलब जो नोट जो होता है उसपे वित्त सचिव का उसपे हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये से अधिक के सभी नोट पे बात करेंगे तो भारत के जो रिजर्व बैंक के जो गवर्नर जो होते हैं उनके आपको हस्ताक्षर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। 1 रुपए के नोट पे किनका हस्ताक्षर देखने को मिलता है? तो वित्त सचिव। अगर 1 रुपया का नोट होगा तो उसपे देखिए उसपे फाइनेंस सेक्रेटरी का सिग्नेचर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। नोट निर्गमन, ठीक है, नोट निर्गमन की न्यूनतम कोष प्रणाली, ठीक है, 1956 में अपनाया गया। ठीक है। तो भारत में जो नोट निर्गमन की जो प्रणाली जो है न्यूनतम कोष प्रणाली है। ठीक है। ऐसा नहीं कि कभी आप लोग को विचार आता होगा सारे पैसा का बहुत दिक्कत है, आरबीआई बहुत सारा पैसा कहाँ नहीं छाप देती जो सभी लोगों के पास बहुत अधिक पैसा आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करना मूर्खता भरी बातें होगी। कुछ राष्ट्रों ने किया था जो कि कंगाल हो गया। ठीक है। तो हमारे यहाँ जो मतलब नोट निर्गमन की जो प्रणाली उसको न्यूनतम कोष प्रणाली कहते हैं। ठीक है। ध्यान में रखेंगे। ठीक है। मतलब कम से कम पैसा को छापा जाता है। अगर बहुत ज्यादा पैसा छाप देंगे तो ठीक है, छापने को तो छाप देंगे, लेकिन आलू जो अभी 10 रुपए किलो जो है वो आगे चल के 100-200 रुपए किलो आलू हो जाएगा। ठीक है। क्योंकि पैसा बहुत आ जाएगा, लोगों के पास में संसाधन कम होगा, इसीलिए उतना ही पैसा छापेंगे जितना कि संसाधन होगा, ताकि पैसा और संसाधन के बीच में आदान प्रदान अच्छे रूप से होता रहा। ठीक है। समझ रहे हैं ना? चलिए, ग्रेसम का नियम संबंधित है मुद्रा के प्रचलन से। ग्रेसम का नियम संबंधित है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है। ग्रेसम का नियम का संबंध किससे है? तो क्या बताएंगे? मुद्रा प्रचलन से ग्रेसम का नियम जो है आपका संबंधित है। ठीक है। अब प्लास्टिक मनी किसे कहते हैं? क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मनी कहलाता है। ठीक है। ध्यान में आपको रखेंगे। मुद्रास्फीति में वस्तुओं की कीमत बढ़ती है और मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। इसको समझिएगा जरा। मुद्रास्फीति में क्या होगा? तो मुद्रास्फीति में क्या होगा? तो वस्तुओं की कीमत बढ़ जाएगी, अब मुद्रा का मूल्य जो होगा कम हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब जैसे बिस्किट का पैकेट की बात करेंगे 5 रुपए में, ठीक है, आप क्या करेंगे? बिस्किट का पैकेट हो जाएगा 10 रुपया हो जाएगा। तो 10 रुपया हो जाएगा तो जो सामान आपको पहले 5 रुपया में मिल रहा था वो सामान आपको 10 रुपया में मिल रहा है। तो ऐसे कंडीशन है मुद्रास्फीति कहेंगे। मुद्रा का वैल्यू क्या हो गया? गिर गया। जैसे 5 रुपया के सामान को खरीदने के लिए आपको 10 रुपया देना पड़ रहा है। ठीक है। भारत में मुद्रास्फीति की माप की बात करें, थोक मूल्य सूचकांक जिसको WPI द्वारा की जाती है, जिसका वर्तमान आधार वर्ष, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसको याद कर लीजिए। ठीक है। अभी बजट वगैरह जो तैयार जो किया जाता है तो उसका वर्तमान आधार वर्ष जो है 2011-12 भी है। ठीक है। यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा था। ठीक है। से बजट वगैरह जो तैयार किया जाता है तो भारत में, ठीक है, भारत में थोक मूल्य सूचकांक WPI द्वारा की जाती है, जिसका आधार वर्ष क्या है? तो 2011-12 है। ठीक है। तब है इसको आधार वर्ष इसको 19 करने की बात चल रही है, लेकिन अभी 2011-12 ही है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मुद्रास्फीति में क्या होगा? ऋणी जो होगा लेनदार को लाभ होता है। क्या होता है? ऋणी लेनदार को लाभ होता है। बोलेंगे सर मुद्रास्फीति में लेनदार को लाभ कैसे होगा? जैसे मान लीजिए हमने आपसे कर्जा लिया, हमने आपसे क्या रखा है? कर्जा रखे 10 रुपया का आपसे हम कर्जा ले रखे हुए। ठीक है। मुद्रास्फीति आ गया तो मुद्रास्फीति में तो लोगों के पास पैसा की अधिकता हो जाती है, सामान की कीमत गिर जाती है, लेकिन ऋणी का पैसा तो ही रहेगा। मैंने आपसे 10 रुपया उधार लिया तो 20 रुपया थोड़ी ना हो जाएगा। तो आप देखेंगे, लेकिन 10 रुपया जो जिस समय मैंने आपसे उधार लिया था उस समय 10 रुपया में बिस्किट का पैकेट आ जाता था। ठीक है।
क्योंकि सामान का कीमत जो था कम था करेंसी के बदले में, ठीक है। लेकिन अब आपने बोला सर ठीक है सर मुद्रास्फीति अगर मेरे पास पैसे है कि आप पैसा वापस ले लो, आपने मुझे 10 रुपया के वापस दे दिया। तो जो 10 रुपया में हम एक बिस्किट का पैकेट खरीद रहे थे जिसमें मुद्रास्फीति नहीं था, अब वही 10 रुपया जो आपने मुझे चुका दिया, उसी 10 रुपया में अगर हम बिस्कुट का पैकेट लाने जाएंगे तो वो मुझे अब नहीं देगा, नहीं देगा तो क्या होगा, मेरा यहाँ पे क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्या हो गया, मेरा नुकसान हो गया, क्योंकि सामान का कीमत बढ़ चुका था, लेकिन मैंने जो आपको लोन जो दिया था 10 रुपया का, आपने मुझे जो लोन दिया था वो आपने मुझे 10 रुपया ही लौटाया, ठीक है, 10 रुपया से ज्यादा नहीं लौटाया। तो ऐसे कंडीशन में जो लेनदार जो रहते हैं, जो लोन जो लेता है, जो ऋण जो लेता है, उसको क्या होता है, फायदा होता है। और जो देनदार जो होता है ना, लेनदार को क्या होता है, लाभ होता है, मतलब ऋणी जो ऋण जो लिया रहता है उसको लाभ होता है, और देनदार को मतलब क्या होता है, हानि होता है, ठीक है। क्या होता है, देनदार को मतलब क्या होता है, हानि। जो ऋण जो देता है, देने वाला को देनदार बोलेंगे, ठीक है, देने वाला, इसको उल्टा मत समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे लोन दिया, ठीक है, आपने मुझे लोन दिया तो आप क्या हुए, आप देनदार हुए, क्योंकि आपने मुझे दिया। अब मैं ले लिया तो मैं लेने वाला लेनदार होगा, मतलब मैं ऋणी हो गया, मैं क्या हो गया, ऋणी हो गया। तो मुद्रास्फीति में मैंने जब आपसे लोन लिया तो मुझे फायदा होगा, और आपको क्या होगा, तो आपको मतलब क्या होगा, नुकसान होगा, क्योंकि आपने मुझे दे रखा है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो 1 जनवरी 2099 को, सॉरी 1 जनवरी 1999 को यूरो को वैधानिक मुद्रा के रूप में 11 देशों ने अपना लिया, लेकिन वर्तमान में यूरो को 20 देशों ने अपनाया है, यूरो को वैधानिक मुद्रा को लेकर। मतलब यूरोपियन यूनियन में टोटल देश की संख्या 27, ये 27 देश में बात करेंगे बहुत कुछ मतलब समानता पाई जाती है, उसमें से 20 देशों में सेम मुद्रा चलता है। अगर मान लीजिए भारतीय मुद्रा को लेकर हम चले जाए, जापान में चले जाए तो मतलब चलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन यूरोपियन यूनियन का जो 20 को देश है, वो 20 को देश में सभी देश में सेम मुद्रा चलता है। आप कहीं भी चले जाए घूमने के लिए कोई दिक्कत नहीं, सब जगह मतलब सेम करेंसी चल रहा है। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा कच्चा तेल के आयात पे वे होता है, ठीक है। सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की बात करेंगे तो कच्चा तेल का जो आयात जो होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, सर्वाधिक पैसा को खर्च कर देते हैं। भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा पेट्रोलियम के उत्पाद से प्राप्त होता है। अब हम लोग कच्चा तेल जो खरीदते हैं तो कच्चा तेल खरीद के केवल अपने प्रयोग नहीं करते हैं, कच्चा तेल जो खरीदता है ना तो इसमें 1 बैरल आता है, 1 बैरल में 159 लीटर होता है, ठीक है। और वो कच्चा तेल से हम लोग बहुत सारा पेट्रोलियम का उत्पाद बनाते हैं, और उस पेट्रोलियम उत्पाद को हम लोग बेच देते हैं। जिससे कच्चा तेल आता है इसको पेट्रोलियम बोलते हैं, उससे पेट्रोलियम से पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, मिट्टी तेल बनता है। इस सब को हम लोग क्या करते हैं, हमारे यहाँ क्या होता है, बहुत सारा क्या है, तो हमारे यहाँ बहुत सारा मतलब तेल सोदा कारखाना है। क्या है, तेल सोदा कारखाना। तेल सोदा कारखाना में तेल को शोध किया जाता है, एक पेट्रोलियम से बहुत तरह का मतलब पदार्थ बनता है, जैसे पेट्रोल बन गया, डीजल। ये जब बन जाता है ना तो हम लोग बेच देते हैं इसको, क्या करते हैं, नेपाल को बेच दिए, भूटान को बेच दिए, रूस को बेच दिए, अमेरिका को बेच दिए, ठीक है, सबको बेच देते हैं तेल में, तेल शोधन कारखाना में। तो इससे हमको बहुत अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त भी होती है। तो एक तरफ हम लोग खर्च करते हैं और दूसरे तरफ उसको तैयार करके बेच भी देते हैं, ठीक है। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार चीन के पास है। सबसे महंगी मुद्रा, इस बार बीपीएससी सेम टू सेम प्रश्न को कॉपी कर दिया है। कितने लोगों ने इसको सही किया, हाथ उठाइए। अरे बीपीएससी का एग्जाम दिए थे आप लोग, ये क्वेश्चन पूछा था कि नहीं पूछा था, कोई नहीं बोल रहे, नहीं दिए थे क्या कोई आदमी? हाँ ठीक है ना, सबसे महंगी विदेशी मुद्रा पूछा था, पाउंड स्टर्लिंग है, बीपीएससी सीधा सीधा पूछ लिया था, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी रखना चाहिए, कभी कभी बेसिक प्रश्न भी आ जाते हैं, ठीक है। भारत की बात करेंगे, वर्ष 1900 बिल्कुल ठीक है, ये प्रश्न पूछा था। भारत वर्ष 1947 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की सदस्यता प्राप्त की। तो IMF की स्थापना 1945 में हुई थी, भारत की सदस्यता 1947 में प्राप्त की, ठीक है। बात करेंगे अभी आप देखेंगे तो भारतीय मुद्रा के ऊपर एक चिन्ह आपको देखने को मिलता है, जो कि ऐसे कर का चिन्ह होता है, ठीक है। ये चिन्ह जो था 2010 में, ठीक है, इसको लाया गया था, ठीक है, 2010 में इसको लाया गया था। इस चिन्ह को तैयार करने का श्रेय जो जाता है एक स्टूडेंट को जाता है, जो कि बॉम्बे IIT का छात्र था। कहाँ का छात्र था ये भी कभी पूछ देगा, तो बॉम्बे IIT का छात्र था, जिसका नाम था D उदय कुमार। तो D उदय कुमार ने मतलब ये चित्र को दिया था, जिसके बाद मतलब क्या हुआ था, रुपया का नया डिजाइन है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। तो ये आपका क्या है, ये आपका समाप्त हो गया, ठीक है। जल्दी से इसको भी करता हूं क्योंकि उधर भी जाना है, परमाइश में आप लोग आ सकते हैं, लिंक डाल दिया हूं, आ जाइएगा सुनने के लिए, ठीक है। भारतनाट्यम कला एवं संस्कृति का प्रश्न है। भारतनाट्यम दक्षिण भारत का तमिलनाडु का एकल शास्त्रीय नृत्य शैली है। तो अब ये नहीं पूछता है मतलब क्या, तो ध्यान में रखें, भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य शैली पूछेगा। भारतनाट्यम जो किस तरह का नृत्य शैली, ग्रुप में किया जाता है, एकल है,
या फिर 2 लोगों के साथ करते हैं। जैसे डांडिया क्या होता है, डांडिया अकेले कोई खेल सकता है कि बेवकूफ कहेगा ना जो अकेले जो डांडिया खेलेगा, हमेशा नहीं, 2 लोगों, कम से कम 2 लोग होना चाहिए डांडिया, नहीं कम से कम 2 लोग में आप आराम से खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन भारतनाट्यम जो है एकल शास्त्रीय नृत्य है, कैसा है, एकल शास्त्रीय नृत्य, एकल है, ठीक है। और खास करके भारत नृत्य किसके द्वारा किया है, महिलाओं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। भारत की शास्त्रीय संगीत की दक्षिण भारत शैली को कर्नाटक संगीत कहलाती है, इंपोर्टेंट रखिएगा। कर्नाटक संगीत का जनक या फिर पिता किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे, पुरंदर दास को कहते हैं। किसे कहते हैं, पुरंदर दास को कहते हैं, बहुत सुंदर, ठीक है। आगे की बात करेंगे तो देखेंगे त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम शास्त्री का संबंध की बात करेंगे कर्नाटक संगीत से। इनको कर्नाटक संगीत का त्रिरत्न कहते हैं। एग्जाम में प्रश्न पूछेगा या फिर पूछेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति, ठीक है, कर्नाटक संगीत से संबंधित नहीं है, तो त्यागराज, मुथुस्वामी तथा श्याम को क्या बोलते हैं, तो कर्नाटक संगीत का मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल ठीक है, क्या कहते हैं, त्रिरत्न कर। आजकल एग्जाम में आप एग्जाम देंगे एसएससी का, एसएससी के एग्जाम में खूब घराना पूछता है, ठीक है, बहुत लोगों ने नोटिस किया होगा, बहुत ज्यादा गलत भी होता है अगर एसएससी का एग्जाम देते हैं, ठीक है। तो देखेंगे भारतनाट्यम के प्रमुख हैं, दक्षिण भारत का मैसूर, तंजौर, कांचीपुरम में पांडनलूर की अगर बात करेंगे तो ये आपको भारतनाट्यम के घराना है, ठीक है। कौन कौन है, मैसूर है, तंजौर है, कांचीपुरम है और पांडनलूर है, ठीक है। लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, मृणालिनी साराभाई भारत के, ठीक है, रॉकेटमैन, क्या नाम था उनका, रॉकेट के जनक विक्रम साराभाई की वाइफ थी, ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सारे के सारे भारतनाट्यम के कलाकार है, ठीक है। अगर पूछेगा लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति, ये सारे के सारे भारतनाट्यम के कलाकार है, ठीक है। बात करेंगे कथक, कथक कहाँ थे, केरल का प्रमुख शास्त्रीय संगीत की बात करें कथक है, ठीक है। और केरल का जब कथक कली के गीतों की भाषा क्या हो सकती है, तब मलयालम हो सकती है। कौन सी भाषा, मलयालम, जो कि केरल की भाषा है, ठीक है। एक कथक कली, एक होता है कथक, कथक जो उत्तर भारत में बहुत अधिक प्रचलित है, खासकर उत्तर प्रदेश में, बिहार में, इन सब में कथक आपको देखने को मिलेगा। और कथक के जो प्रमुख नृत्यांगना या फिर नृत्यकर्ता की बात करें, पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, ठीक है, अभी पंडित बिरजू महाराज का साधारण में निधन हो गया था, ठीक है। सितारा देवी, ये सब कथक के मतलब क्या, प्रमुख कलाकार है। उसके बाद कुचिपुड़ी की बात करें तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। बलतोर नारायण मेनन, आनंद शिव रामन, कृष्णन कुट्टी से बार बार प्रश्न पूछता है, तो ये सारे के सारे के बात करेंगे तो कथक कली के मतलब क्या है, कलाकार है। कृष्णन कुट्टी किसके है, कथक कली के, ठीक है। ओडिसी की शास्त्रीय नृत्य की बात करेंगे तो क्या होगा, ओडिशा, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य कहाँ का, ओडिशा होगा। और इसके प्रमुख नृत्यांगना की बात करेंगे तो सोनल मान सिंह, केलुचरण महापात्रा, डोना गांगुली, ये सब के सब ओडिसी नृत्य से संबंधित है। अब यहाँ पे देखेंगे भारतीय नृत्य में कितने रस होता है, ठीक है, तो 9 गो रस होते हैं। कितने रस होते हैं, तो 9 रस होते हैं भारतीय नृत्य में, ठीक है। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य है, तो क्या बताएंगे, मोहिनी अट्टम बहुत सुंदर, केरला का। यक्षगान कहाँ का, यक्षगान क्या बताएंगे, कर्नाटक। एक छाओ की बात करेंगे तो छाओ जो है ना आपका युद्ध नृत्य है, जो कि कहाँ का, मयूरभंज का है। अगर मयूरभंज नहीं रखा तो उड़ीसा लगा देते, मयूरभंज उड़ीसा का। छाओ जो है युद्ध नृत्य है, ठीक है। बात के यक्षगान एक नृत्य है ना जिसमें नृत्य और गान का संगम होता है, मतलब नृत्य भी होता है साथ में, मतलब क्या होता है, गान भी होता है। क्या नाम है, यक्षगान, कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। जातरा की बात करेंगे तो नृत्य है कहाँ का है, जातरा, क्या बताएंगे, जातरा, ठीक है। जातरा कहाँ का, बिल्कुल बिल्कुल पास। एक पंडवानी होता है, पंडवानी की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ का है, लगा देते हैं तो क्या ओडिशा हो जाता। धनु इसमें लगा देंगे तो साथ ओडिशा हो जाता, सही है ना, धनु जाता ओडिशा साथ होता है, धनु यात्रा, हाँ ओडिशा है कि छत्तीस, क्या पता, देख लीजिए, साथ ओडिशा होता है। तो एक पंडवानी जो है हाँ ओडिशा है, पंडवानी की बात करेंगे छत्तीसगढ़ का। इसकी जो प्रमुख नृत्यांगना जिसका नाम है तीजन बाई, क्या नाम है, तीजन बाई, ठीक है। सबसे पुराना प्राचीनतम यंत्र की बात के बीना है, जो कि माँ सरस्वती के हाथों में आपको देखने को मिलता होगा। राग भैरवी की बात करें प्रातः काल में गाया जाता है। कभी कभी गांव में आप रहते हैं तो बुजुर्ग लोग को देखिएगा सुबह सुबह 4 बजे से उठकर मतलब कुछ कुछ गुनगुनाना शुरू कर देते हैं, उनको राग भैरवी कहते हैं, ठीक है। मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोपरी, मियाँ की मतलब क्या और भी है, उस सब के सब तानसेन की रचना है। हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। बिस्मिल्लाह खान को बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न सम्मान मिला था, किनके साथ, 2002
बिस्मिल्लाह खान को एक में था, ठीक है। 2001 में बिस्मिल्लाह खान और लता मंगेशकर जी को दोनों को साथ में ही, ठीक है, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। शहनाई वादक है। अमजद अली खान सरोद बजाते हैं, शिव कुमार शर्मा संतूर बजाते हैं। सितार का जनक की बात के अमीर खुसरो को माना जाता है। अमीर खुसरो। भीम सिंह जोशी गायन से संबंधित है, पंडित भीम सिंह जोशी, ठीक है। मुक्तेश्वर मंदिर ओडिशा, लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, खाजुराहो का मंदिर की बात कर मध्य प्रदेश में। सारे के सारे मंदिर जो नागर शैली के मंदिर है, किसके शैली के है? नागर शैली के मंदिर है, ठीक है। नागर शैली के विकास की बात करेंगे तो उत्तर भारत में मुख्य रूप से गुप्त काल के समय में होता है, जबकि गंधार शैली का विकास जो होता है कुषाण के शासनकाल में होता है, ठीक है। अब बात के दोनों शैली को जब मिला देंगे, दोनों शैली को मिला देंगे द्रविड़ शैली बनेगा, सॉरी दोनों को मिलाएंगे तो बेसर मिलेगा। क्या मिलेगा? बेसर बनेगा, ठीक है। कांचीपुरी का कैलाश मंदिर, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु का मीनाक्षी मंदिर में तिरुपति का मंदिर जो है द्रविड़ शैली का। दक्षिण भारत में जो मंदिर जो मिलेगा द्रविड़ शैली का मंदिर। द्रविड़ शैली का मंदिर कैसे होगा? जैसे समझ लीजिए ये एक मंदिर हुआ, ठीक है। अब आगे में जाके ऐसे छोटा होते जाएगा, ठीक है, फिर ऊपर में छोटा होते जाएगा, फिर ऊपर में छोटा होते जाएगा, मतलब इस तरह का मंदिर बनता है, ठीक है। किस तरह का मंदिर बनता है, ठीक है। ऊपर में जाके एकदम नुकीला हो जाएगा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, ऊपर में नुकीला बनते जाता है, उस मंदिर को नक्काशीदार होता है। तो कौन सा शैली को? द्रविड़ शैली होगा। नागर और द्रविड़ शैली को साथ में मिला देंगे तो कौन सा शैली बनेगा? नागर और द्रविड़ शैली को मिला देंगे तो बेसर शैली बोलेगा। बेसर शैली के एग्जाम्पल कौन है? तो हलेश्वर का हेलीबेड कर्नाटक में, वैष्णव मंदिर वृंदावन, ये सारे के सारे बेसर शैली का मंदिर, बेसर शैली का एग्जाम्पल है। आप चलते बिहार, कोणार्क मंदिर कौन सा शैली में है? ओडिशा का कोणार्क मंदिर बेसर शैली, कोणार्क मंदिर बेसर शैली, ठीक है, बेसर का है, ठीक है। आगे से मधुबनी की चित्रकला, मधुबनी चित्रकला बिहार से संबंधित है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, जानते हैं ये मुख्य रूप से दरभंगा और मधुबनी जिला में आपको देखने को मिलेगा। बनी ठानी किशनगढ़ शैली, बनी ठानी किससे संबंधित है? किशनगढ़ शैली को बनी ठानी कहा जाता है। और सरोद में तार की संख्या एक बार पूछा था, सरोद में तारों की संख्या कितनी होती है? तो सरोद में तारों की संख्या कितनी होती है? 19 होती है, 19 तार। हाँ पूछा जाता है, पूछा जाता है। आप चलते हैं थोड़ा पूछता, एसएससी ही पूछता है। कला और संस्कृति से एसएससी बहुत, आप देखेंगे मैंने आपको बोला था जिसमें मैंने बताया नोटों का मतलब अवमूलन करना। अवमूलन करने में मैंने क्या बोला था? मतलब नोटों का मतलब क्या होता है? वैल्यू का मतलब क्या क्या कम कर दिया जाता है, ठीक है। अब आपको जो पढ़ा रहा हूं क्या है? अब देखिए विमुद्रीकरण। विमुद्रीकरण में क्या होता है? मुख्यतः मतलब करेंसी को बंद कर दिया जाता है, मतलब जो उस करेंसी में जिसका विमुद्रीकरण किया जाएगा उसमें कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकते हैं। जब पुरानी मुद्रा को कानूनी तौर पर बंद कर देती है सरकार और नई मुद्रा लाने की घोषणा करती है, ठीक है, तो उसको विमुद्रीकरण कहते हैं। विमुद्रीकरण का मुख्य कारण क्या होता है? काला धन, ठीक है, भ्रष्टाचार, नकली नोट, आतंकी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। आतंकवादियों को बहुत सारा पैसा हो गया, ठीक है, तब सडन सरकार ने विमुद्रीकरण बंद कर दिया। 2000 रुपया का मान लीजिए कोई आतंकवादी जो बहुत सारा रखे हुआ है, ठीक है, विमुद्रीकरण हो गया, बंद हो गया, अब चलाओ कहाँ चलाएगा। भारत में अभी तक 3 बार विमुद्रीकरण हुआ है। एक बार ब्रिटिश शासनकाल में 1946 में हुआ था, जनता पार्टी की सरकार ने 1978 में किया था, बीजेपी की सरकार ने 2016 में किया था। आज रात्रि 12 बजे से 1500 के नोट लीगल टेंडर में उपलब्ध नहीं रहेंगे, ठीक है। मोदी जी, ठीक है, कितने तारीख को? छठ पूजा का समय था, 8 तारीख था सर, ठीक है, 2016, ध्यान में रखेंगे। स्वतंत्र बार, हाँ 8 तारीख को, ठीक है। सर हमको लगा कि आप बोलने वाले हैं कि भूकंप आने वाला है। भूकंप से कम था क्या? ठीक है, आप चलेंगे स्वतंत्र भारत में 2 बार विमुद्रीकरण हुआ है। एक बार 1978 में या 2016 में। 1978 में जनता पार्टी की सरकार ने किया था, ठीक है। सब प्रथम बात के 12 जनवरी 1946 को विमुद्रीकरण किया गया। उस समय गवर्नर की बात करें, सीडी देशमुख गवर्नर थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नर थे, जो कि प्रथम बार ब्रिटिश गवर्नर की बात करेंगे ना तो प्रथम ब्रिटिश, अंतिम ब्रिटिश गवर्नर सीडी देशमुख थे, ठीक है, मतलब भारतीय ही थे, तो भारत के भी प्रथम गवर्नर बनते हैं, ठीक है। उस समय जो नोट जो बंद किया गया था 500, 1000 और 10,000 रुपए के नोटों को बंद कर दिया गया था, ठीक है। तो 10,000 के नोटों को जो बंद किया गया, 500, 1000 के नोट को बंद किया, फिर 1954 में शुरू कर दिया गया, ठीक है। और जब 1954 में जब शुरू हुआ तब फिर से मतलब सरकार ने 1978 में फिर से मतलब जनता पार्टी की सरकार, जो कि मोरारजी देसाई की सरकार थी, उसने फिर से मतलब 1000, 5000 और 10,000 रुपया का नोट को बंद कर दिया। इसे 10,000 रुपया के नोट से क्या होता था? क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ गया, किसी को मतलब हत्या करवाना, कुछ भी करवाना है तो एक को करेंसी में काम चल, 10,000 दो मतलब काम हो गया, ठीक है। तो 10,000 का नोट चलता था, ठीक है। अगर पूछेगा ना जिस समय पहला बार जो मतलब नोटबंदी हुआ उस समय गवर्नर को था सीडी देशमुख। दूसरा बार जो गवर्नर जो हुआ, तो दूसरा बार जो नोटबंदी हुआ उसको आईजी पटेल, ठीक है,
तो आईजी पटेल जो था दूसरा बार नोटबंदी हुआ उस समय गवर्नर था, तीसरा बार जब नोटबंदी होगा उस समय उर्जित पटेल। तो एक बार आईजी पटेल एक बाबार उर्जित पटेल, ठीक है, दोनों का नाम याद रखिएगा। सबसे पहले सीटी देशमुख पहला बार, दूसरा बार आईजी पटेल और तीसरा बार उर्जित पटेल, ठीक है। 1987 में पुनः 500 रुपए के नोट प्रचलित किया गया तथा वर्ष 2000 में 1000 रुपए का नोट को पुनः प्रचलित किया गया, जो कि बंद कर दिया गया था, ठीक है। कब बंद किया? 1978 में। तीसरी बार नोटबंदी की बात करेंगे तो 5 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए के नोट को विमुद्रीकरण कर दिया, ठीक है, मतलब बंदी कर दिया। सरकार ने इसके बदले में 500 के बदले में 500, 1000 के बदले में 2000 के नोट जारी किए, ठीक है। और 8 नवंबर 2016 का विमुद्रीकरण के समय गवर्नर कौन थे? तो उर्जित पटेल थे, जो कि पहले ही बता दिया हूं। 30 जून 2011 को 1 पैसा, 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, 20 पैसा, 25 पैसे के सिक्के बंद कर दिए गए, ठीक है। 1 पैसा आप लोग देखे हुए हैं? कितने लोगों ने 1 पैसा देखा है? हाथ उठाइए। 2 पैसा, 5 पैसा, 10 पैसा, हम तो देखे हुए हैं। मतलब 1 पैसा सर हम नहीं देखे, 5 पैसा से हम देखे हुए, ठीक है, 5 पैसा से हम देखे हुए। 1 पैसा 2 पैसा सर हम नहीं देखे हुए, हम 5 पैसा से देखे हुए। हम सामान भी खरीदते हुए 5 पैसा के। सर अभी भी है सर, अभी है सर मेरे नहीं, सामान खरीदे हुए कि नहीं वो मैटर था, ठीक है। 25 पैसा नहीं सर, रखे हुए हैं। 50 पैसा देखे। को प्रस्तुत कर देगा। तो यहाँ पे देखें, जल्दी से खत्म करते, फोन आ रहा है उधर से। विमुद्रीकरण देश की अर्थव्यवस्था को प्रकाशित कर देगा। यह आदर्श किसके थे? नरेंद्र मोदी के थे। 2000 रुपए के नोट भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड कर्नाटक में छपती थी। कहाँ पे छपती थी? कर्नाटक में छपती थी, जो कि अब बंद हो जाएगी, ठीक है। 1944 में रिजर्व बैंक के नोटों को पहली बार सुरक्षा धागा में वाटर मार्क का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो देखते ना, आंख में देखते रहता है, ऐसे ऐसे करके देखते रहता है। तो 1944 में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया। वर्ष 1949 में स्वतंत्र भारत का पहला नोट 1 रुपए की मुद्रा में छपा था। 1949 में जब भारत आजाद होता था, सबसे पहले जो नोट जो छपा था 1 रुपए का था, ठीक है। 10,000 रुपए के नोट को सर्वप्रथम 1938 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा प्रचलित किया गया था, ठीक है। 2000 रुपए का पहला नोट की बात करेंगे तो वर्ष 2016 में जारी किया गया। रिजर्व 34 के तहत आरबीआई सिर्फ 10,000 रुपए तक के नोट जारी कर सकते हैं, मतलब 10,000 से ज्यादा का नोट जारी नहीं हो सकता है, तथा 1,000 रुपए के मूल्य वर्ग तक के सिक्के जारी कर सकते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा है, 1,000 रुपए से ज्यादा का सिक्का नहीं जारी हो सकता, 10,000 से ज्यादा का नोट नहीं जारी हो सकता, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। विमुद्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य जो था छत्तीसगढ़ था। विमुद्रीकरण का प्रस्ताव स्वीकार करने वाला देश का पहला राज्य जो था छत्तीसगढ़ था, ठीक है। हालांकि नहीं भी स्वीकार करेगा तो भी पास हो ही जाएगा, ठीक है। तो चलिए, ठीक है। परम आईएएस में मतलब एक अभी इन्फोर्समेंट लेबर ऑफिसर के रूप में चयनित हुए हैं, ठीक है। तो उनका मतलब इंटरव्यू नहीं, वो बताएंगे किस तरीके से चीजों को तैयारी करना है। तो वहीं पे हम जा रहे हैं। आप लोग लिंक डाला हुआ है, आप लोग आइएगा तो आइए। आगामी परीक्षा के चीजें रिलेटेड आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। तो आ रहे हैं आप लोग कि नहीं आ रहे हैं? लिंक डाला हुआ है यहाँ पे, ठीक है, देखिए, तो आ सकते हैं वहां पे। तो चलिए वहीं पे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू। फिर रात में आपका, रात में आज होगा, क्या बोलते हैं, रात में आज आपका क्या होगा? तो रात में आपका लक्ष्मीकांत होगा, ठीक है। सेंट्रल स्टेट लेसन को लक्ष्मीकांत में पढ़ाना है। सभी लोग 10 बजे से जुड़ेंगे लक्ष्मीकांत के लिए, ठीक है। सेंट्रल स्टेट लेसन जिनको भी पढ़ना बहुत अच्छे से 10 बजे टाइम को मार्क कर लीजिए, ठीक है। थैंक यू।